चलो जी, बहुत हो गया इंतजार, करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी। तो हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है, ये चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 2, विच इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। काफी फॉर्म्स आप ऑलरेडी कर चुके हो, जैसे कि सोल ट्रेडर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। बिनीता मैम ने आपको कवर करवाया था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। देन आपने कवर किया होगा एच यू एफ के बारे में भी। ठीक है। तो कुछ बातें आप ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर कवर कर चुके हो। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज पार्टनरशिप। जब आप क्लास 12th के अंदर जाओगे तो 12th के अंदर अकाउंट्स में पूरी आपकी बुक है किसके ऊपर? पार्टनरशिप के ऊपर। क्लास 12th के अंदर अकाउंट्स के अंदर आप ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स पढ़ते हो। किस चीज के ऊपर? इस पार्टनरशिप के ऊपर। ये जो हमारा पार्टनरशिप टॉपिक है, तो पार्टनरशिप को समझना बहुत जरूरी है। एंड पार्टनरशिप की अगर हम बात करेंगे ना, तो ये बहुत ही एक रोमांटिक सब्जेक्ट है। कैसे सर? देखो, इस डेफिनेशन पे आने से पहले पार्टनरशिप की ना असली डेफिनेशन पे चलते हैं। जो डेफिनेशन किसने दिया था? इस डेफिनेशन को देने वाला कौन था? एल एच हैनी। एल एच हैनी ने क्या बोला? बहुत ध्यान से समझना, और मेरे नजरों से, मेरे इंटेंशन से, मेरे शब्दों से इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करना। तो आपको ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही रोमांटिक डेफिनेशन देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है हमें ये? पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स। ये उन लोगों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉम्पिटेंट है एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के लायक है, जो चाहते हैं कि मिलकर के काम करे। हु हैव एग्रीड टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस। इसमें ध्यान रखना, किसी भी पार्टनरशिप को होने के लिए एक लॉफुल बिजनेस का होना जरूरी है। अगर मान लो मैं अपने करीबी मित्र के साथ, मैं अगर अपने करीबी मित्र के साथ कोई ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जो इंडिया में लॉ के अगेंस्ट है, तो वो बिजनेस पार्टनरशिप कभी भी नहीं कहलाएगी। तो पार्टनरशिप होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अपने पास, कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसका लॉफुल होना जरूरी है। अगर कोई भी बिजनेस आप ऐसा कर रहे हो जो लॉ के अगेंस्ट में है, तो उसको आप पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। ठीक है। तो आपको एमसीक्यू में ध्यान रखना है, एमसीक्यू में फंसाएगा, वो बोलेगा कि पार्टनरशिप क्या अनलॉफुल बिजनेस के लिए हो सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इन कॉमन विद अ व्यू टू प्राइवेट गेन। प्लस ये जो पार्टनरशिप की जाती है, जो लोग मिलके आपस में काम कर रहे हैं, वो उनका प्राइमरी मोटिव क्या है? गेन करना। जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसको एंजॉय करना। ठीक है। अब ये डेफिनेशन किसने दी थी? एल एच हेनी ने। अब इसने डेफिनेशन ठीक ठाक दी थी, बट इसमें भी हमें मजा नहीं आता है। तो एग्जाम में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस डेफिनेशन को लिख करके आओ। और चलते हैं नीचे, हमारे अपने प्यारे से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वापस से हमारा पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। सर अब ये 32 याद कैसे रखेंगे? ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 32 कैसे याद रहेगा? तो किसकी बात हो रही है? पार्टनरशिप एक्ट की बात हो रही है ना कोई मेरा पार्टनर है ना। सपोज मेरी वाइफ है। अब मेरी वाइफ के कितने दांत होंगे? बताओ जी। मेरी वाइफ के कितने दांत होंगे? सर पूरे 32 होंगे। तो जहां पे पार्टनरशिप की बात होगी वहां पे इस 32 को याद रखना। तो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में आया था? 1932, 1932 में। डन है जी पॉइंट। नाउ पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन। नाउ अब ये थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? रोमांटिक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो जी, क्या कह रहा है ये, ध्यान से समझना, एक एक वर्ड पे हम फोकस करेंगे। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। ये ये कुछ लोगों के बीच का क्या है? रिलेशन है। हु हैव एग्रीड, जिन्होंने एग्री किया है, एक दूसरे को क्या किया है? अनुमति दी है। क्या करने की? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। जब कभी भी कुछ लोग आपस में एक दूसरे को एग्री कर जाएंगे कि भैया अपने अपने प्रॉफिट्स को हम बांटने वाले हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है लाइन? देखो, कैरिड बाय ऑल, या तो जितने पार्टनर्स हैं सारे के सारे काम कर रहे हैं, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर
उनमें से कोई एक इंसान सबके लिए काम कर रहा है, तभी भी क्या कहलाएगा, वो एक पार्टनरशिप कहलाएगा। ध्यान रहेगा कि कई बार हमारी क्लास में ऐसा होता है, आप लोगों ने भी नोटिस किया था। हाँ बेटा, पहला टॉपिक हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है ना। अब जैसे कि नॉर्मल अगर मैं क्लासेस की बात करूँ, है ना, जैसे कि मेरी क्लास में भी एक ऐसा ग्रुप होता था, है ना। होता क्या था, मेरा एक ग्रुप ऐसा था जिसमें एक इंसान काम करता था लेकिन मजे सारे करते थे। सर ऐसा कौन सा काम है, जैसे एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, अब मैंने यार बहुत मुश्किलों से, बहुत डर के आगे जीत का सामना करके मैंने कहीं से आंसर पूछा कि भाई बता क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है। और फिर उस आंसर को मैंने क्या किया, अपने सारे मित्रगणों में, सारे अपने दोस्तों में क्या किया, बताया कि भाई थर्ड का आंसर है बी, थर्ड का आंसर है बी। तो वहां पे मेहनत किसने करी, मैंने, लेकिन एंजॉय क्या किया, मेरे सारे पार्टनर्स ने किया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो जरूरी नहीं है कि बिजनेस के अंदर जितने भी पार्टनर है सारे काम करे, कोई एक भी सबके बिहाफ पे काम कर सकता है और सारे भी काम कर सकते हैं। आया जी समझ। तो सर जब हम डेफिनेशन देंगे पार्टनरशिप का, तो उसमें क्या लिखना जरूरी है, आओ जी। जब आप डेफिनेशन दोगे तो उसमें हम क्या मेंशन करेंगे, वो पॉइंट्स ध्यान रखना। सबसे पहले इसमें आप मेंशन करोगे कितने लोग चाहिए, मिनिमम 2% का होना जरूरी है। अगर 2% से कम लोग हैं तो आप पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये जरूर मेंशन कर देना कि 2 लोग चाहिए। सेकेंड एक पॉइंट कि उन्होंने म्यूचुअली एग्री किया है, मतलब अपनी मर्जी से वो आया है, जैसे हमने यहाँ पे बोला ना, वो एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द बिजनेस। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड थर्ड, ये लाइन जरूर मेंशन करनी है। जो आपके स्कूल के टीचर्स होते हैं ना, उनको इस लाइन से बहुत प्यार है, उनको भैया ये लाइन चाहिए डेफिनेशन के अंदर, कुछ आए ना आए ये लाइन जरूर डाल दो, कैरिड बाय ऑल और कैरिड बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये लाइन जरूर मेंशन कर देना, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ध्यान रहेगा। सर आपने मिनिमम तो बता दिया, मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम मेंबर्स की जो लिमिट है बच्चे वो कितनी है, 50। एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आप 50 से ज्यादा लोगों को एडमिट नहीं कर सकते। ध्यान रहेगा। तो या तो ये डेफिनेशन लिख दो, आपको अच्छा लग रहा है तो, या तो इसको लिख दो, या फिर अपना एक खुद का डेफिनेशन क्रिएट कर लो, इन पॉइंट्स को मेंशन करो। ठीक है, तीनों में से जो आपका मन करे वो आप पुट करके एक मस्त सा डेफिनेशन बना सकते हो पार्टनरशिप। ऑल गुड, इजी है। आई डोंट थिंक पार्टनरशिप में कोई दिक्कत होगी। मिनिमम कितने लोग, 2 लोग, मैक्सिमम कितने, 50 लोग, जो क्या करेंगे, म्यूचुअली एग्री करेंगे, क्या करने के लिए, अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए। एंड एक फेवरेट लाइन क्या है, ये वाली कहाँ गई हमारी, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे एक दूसरे के लिए काम करेंगे या कोई एक सबके लिए काम करेगा, तभी भी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। डन जी, यहां तक कोई डाउट, मानवी। डाउट जी इस डेफिनेशन में, नो सर, वेरी गुड। चलो आओ थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, अब ना इसके फीचर्स की बात हो रही है। फीचर्स का मतलब क्या है कि सपोज मुझे एक पार्टनरशिप फर्म बनानी है, ठीक है, मुझे एक बिजनेस करना है जहां पे मैं पार्टनरशिप कर रहा हूँ अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, अब मैं जब भी पार्टनर बोलूंगा तो मेरे भी यहाँ पे समझना कि मैं अपने वाइफ की बात कर रहा हूँ, कि मैं और मेरी वाइफ ही मिलकर क्या किया, एक पार्टनरशिप बनाया। ठीक है, तो उस पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स है, तो पहला क्या है, फॉर्मेशन। इसको बनाना ना बहुत आसान है। ठीक है, क्यों सर आसान है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है, कौन सा वाला, 32 वाला, 32 दांतों वाला पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो क्या बोलता है कि यहाँ पे हम इसका रजिस्ट्रेशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, इसलिए इसको बनाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो जिस दिन मैंने और मेरे पार्टनर ने एग्री कर लिया कि चल यार मिलके बिजनेस करते हैं, उस दिन ही हमारा पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगा। हमें लीगली उसको जाकर रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं होती।
डन है जी। अगर हम बात करें किसकी, लायबिलिटी की, अब समझो मैंने और मेरे पार्टनर ने बिजनेस कर दिया स्टार्ट, ठीक है जी। अब बिजनेस तो हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस बिजनेस में हो गया भारी लॉस, भारी नुकसान हो गया। अब उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, उस नुकसान को रिकवर करने के लिए, उस नुकसान की पेमेंट करने के लिए हम दोनों को अपने पर्सनल एसेट्स, अपने घर का सामान भी बेचना पड़ जाएगा उसको रीपे करने के लिए। इसलिए पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो लायबिलिटी होती है बच्चे, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यहाँ पे सामने वाले का घर भी बेचा जा सकता है टू पे द डेट्स ऑफ द पार्टनर्स। ऑल गुड। तो पहला फीचर हमें क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इज नॉट कंपलसरी, सॉरी फॉर्मेशन इज कंपलसरी बट उसका रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। सेकंड हमारा फीचर बोल रहा है कि जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। रिस्क बियरिंग की अगर हम बात करेंगे तो पार्टनर्स बियर रिस्क ज्वाइंटली, दोनों मिलके क्या करेंगे, रिस्क को बियर करेंगे, दोनों की हिस्सेदारी होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही सारे रिस्क को बियर कर रहा है और दूसरा सिर्फ प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। जितने पार्टनर्स होंगे सब मिल बांट करके उस प्रॉफिट का या उस लॉस का मजा लेते हैं। ध्यान रहेगा। तो पहला क्या हो गया, वापस से पहला फीचर क्या है कि फॉर्मेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो ईज इन फॉर्मेशन, बनाना आसान। दूसरा, लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, इनकेस अगर लॉस होता है तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स भी देने पड़ जाएंगे। तीसरा हमें क्या बोल रहा है कि रिस्क बेयरिंग जो होता है वो ज्वाइंटली होता है, सारे पार्टनर्स मिलके आपस में रिस्क को बियर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, डिसीजन मेकिंग। जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे तो जितने भी पार्टनर है, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होगी, वो सारे पार्टनर्स मिल बैठ करके सारे पार्टिसिपेट करेंगे, इन सबकी सहमति से हम उसको करें। ध्यान रहेगा। मोनिका ने अभी ज्वाइन किया है, क्यों मोनिका, कहाँ थे? इट्स 8:22। इतनी लेट क्यों, कोई स्पेसिफिक रीजन? अगर कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है लेट आने का तो लीव कर दो। अगर सर मन नहीं था, अपनी मर्जी से मैं अब मन किया कि ज्वाइन कर लेती हूँ, तो लीव कर दो, फिर जरूरत नहीं है क्लास ज्वाइन करने की। बट अगर कोई स्पेसिफिक रीजन था कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो गया था, तब जरूर आप कंटिन्यू कर सकते। डन है जी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि एक बार मैंने पार्टनरशिप बनाई, ठीक है, जैसे कि मान लो एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, मान लो मैं हूँ और मेरी वाइफ है, ठीक है। हम दोनों ने जिस दिन हमारी शादी हुई, उस दिन हमारा क्या हो गया, एक पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया, जहां पे मैं एक पार्टनर हूँ और वो भी एक पार्टनर है। अब हमारा ये जो पार्टनरशिप है ये कब तक चलने वाला है, जब तक दोनों इस दुनिया में है। दोनों में से कोई एक भी अगर निपट गया, किसी एक का भी अगर कुछ हो गया, अगर वो चल बसा या फिर पागल हो गया, है ना, ल्यूनेसी हो गई, कुछ भी बातें कर रहा है, ठीक है, कोई केस फाइल हो गया, मैं जेल चला गया, तो इन ऑल दोज केसेस हमारी जो ये पार्टनरशिप है वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जो पार्टनरशिप के अंदर जो कॉन्टिन्यूटी होती है, जो इसका लाइफ साइकिल होता है, वो कहीं ना कहीं अनसर्टेन होता है। किन किन चीजों की वजह से, डेथ की वजह से, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो आपका पार्टनरशिप खत्म हो सकता है। रिटायरमेंट के वजह से, अगर किसी पार्टनर ने रिटायरमेंट ले ली तभी भी आपका पार्टनरशिप खत्म हो सकता है। लिवनेसी, लिवनेसी का मतलब क्या होता है, पागलपन। पागलपन का मतलब क्या है, स्टूपिड वाली चीजें करना, है ना, कुछ भी बोलना। तो अगर हमारा पार्टनर कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है तभी हम पार्टनरशिप क्या हो सकता है, हमारा डिसॉल्व हो सकता है। एंड इनसॉल्वेंसी, अगर हम बैंक करप्ट हो गए, अगर वन ऑफ द पार्टनर क्या हो गया, बैंक करप्ट हो गया, तो अगेन आपकी पार्टनरशिप क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जो कंटिन्यूटी होती है पार्टनरशिप के अंदर, वो कहीं ना कहीं अनसर्टेन होती है इन पार्टनरशिप। ध्यान रहेगा जी। सॉरी सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। चलो कोई नहीं, क्लास के टाइमिंग्स का ध्यान रखो, नहीं तो लॉस आपका ही होगा। नो, मेंबरशिप। अगर हम मेंबरशिप की बात करें, जैसे हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम कितने मेंबर, 2 मेंबर्स, एंड मैक्सिमम कितना, 50। अब मिनिमम की बात कहाँ पे करेगी, ये पार्टनरशिप एक्ट के अंदर है। ये पॉइंट ना कहीं लिख लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर एमसीक्यू के अंदर यहाँ पे गलती करोगे, ठीक है।
लिखना क्या है, मिनिमम मेंबर्स की जो बात है वो किसने बताई हमें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने, कि मिनिमम 2 लोग होंगे। लेकिन जो मैक्सिमम की बात करी है वो किसने करी है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ने, और उसने क्या बोला है कि मैक्सिमम आप 50 कर सकते हो। अब इंडियन कंपनीज एक्ट के पास पावर है कि वो इस नंबर को 100 तक भी बढ़ा सकता है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, मिनिमम मेंबर 2 जो किसने बताया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने, मैक्सिमम मेंबर कितने, 50 जो किसने बताया, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ने। तो प्लीज इसको अच्छे से कहीं पे नोट डाउन कर लो, मैं अलग से लिख देता हूँ वापस से। पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम मेंबर कितने होंगे बच्चे, 2, मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, 50। अब ये जो लिमिट है ये हमें कौन बताता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन मैक्सिमम लिमिट हमें कौन बताता है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, 2013। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, गलती करके नहीं आनी है, एमसीक्यू में अगर फंसाएगा तो फंस मत जाना कि सर उसने हमें फंसाया और हम फंस के आ गए, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। मिनिमम का ध्यान रखना है और मैक्सिमम का ध्यान रखना है। प्लस एक प्रोविजन और है जो क्लास 12 में पढ़ते हुए अकाउंट्स में, जनरली वहां पे हम बच्चों को बताते हैं, बट आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, ये जो मैक्सिमम है ना, इसकी पावर है एमसीए के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि वो इसको बढ़ा के 100 कर सकती है। बट कंपनी सेक्टर ने बोला कि नहीं भैया अभी हमारा मन नहीं है, एमसी ने बोला अभी हमारा मन नहीं है, अभी 50 रखते हैं, बट वो चाहे तो उसको 100 तक लेकर के जा सकते। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। नाउ लास्ट पॉइंट क्या बोला है, म्यूचुअल एजेंसी, वन ऑफ द बेस्ट फीचर, कि भैया पार्टनरशिप वहीं पे होती है जहां पे म्यूचुअल एजेंसी हो, जहां पे म्यूचुअली पार्टनर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हो। जैसे कि ऐसे समझना, मैंने, मेरी जो वाइफ है ना, एक ऐसा समय रहा होगा जब मैंने उसको बोला होगा कि भैया क्या आप मेरी वाइफ बनोगे, है ना, उसको मैंने बोला क्या तू मेरी वाइफ बनेगी, तो उसने क्या बोला होगा, हाँ हाँ बनूंगी। तो मैंने जो चाहा वही सामने वाले ने चाहा, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, म्यूचुअल एजेंसी हुआ। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं चाहता तो हमारी पार्टनरशिप नहीं होती, और पार्टनरशिप नहीं होती तो पार्टनरशिप फॉर्म ही नहीं होती। तो किसी भी पार्टनरशिप के बनने के लिए म्यूचुअल एजेंसी का होना मस्ट है, जरूरी है। विदाउट म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एजेंसी, नो पार्टनरशिप एग्जिस्ट। आई होप पॉइंट क्लियर हो। डन है जी पॉइंट। ईच पार्टनर इज बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल, ये ध्यान रखना, दोनों पार्टनर जो है ना एक दूसरे के एजेंट भी है, एट द सेम टाइम प्रिंसिपल भी है। सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, वापस से पहले लाइन समझ आई, कि जो पार्टनर्स होते हैं एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं। जैसे कैसे एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। अभी एग्जांपल मैं बार बार क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए, ठीक है। अब अगर हस्बैंड ने कोई गलती करी, है ना, तो उसके लिए क्या होता है, कई बार वाइफ को गालियां पड़ती है, यार तू ध्यान नहीं रख सकती, है ना, उसकी दोस्त बोलेगी है ना, तो अपने हस्बैंड का ध्यान रख, ये देख ऐसे ऐसी हरकतें करता है। और इसका उल्टा, अगर मान लो वाइफ ने कोई गलती करी, तो क्या करते हैं घर वाले, किसकी बजाते हैं, हस्बैंड की, कि देख कैसा हस्बैंड है, तो अपनी वाइफ का ध्यान रख पा रहा, वाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स एक दूसरे की गलती की सजा किसको मिल रही है, एक दूसरे को ही मिल रही है। अगर हस्बैंड ने कोई गलती करी तो उसकी सजा किसको, वाइफ को, वाइफ ने कोई गलती करी उसकी सजा किसको, हस्बैंड को। इन द सेम वे पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर कोई गलती करेगा तो उसकी सजा किसको मिलेगी, दूसरे वाले को। अगर दूसरे वाले ने कोई गलती करी तो उसकी सजा किसको मिलेगी, पहले वाले को। ये तो हो गया नेगेटिव। क्या पॉजिटिव में भी ऐसा होगा, जैसे कई बार हस्बैंड ग्रो कर जाता है लाइफ में शादी के बाद, है ना, जैसी शादी का उसके बाद जिंदगी निकल पड़ी, तो लोग क्या बोलते हैं, मेरी सक्सेस के पीछे मेरी वाइफ का हाथ है ना। तो प्रॉफिट मैंने कमाया, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन किसको दे दिया मैंने, अपनी वाइफ को। ऐसे ही मान लो सपोज आपने वो देखी होगी मूवी सूर्यवंशम, तो वहां पे हीरा ठाकुर की वाइफ आईएएस ऑफिसर बन जाती है, लेकिन वो श्रेय किसका देती है, वो इसका क्या कहते हैं, रीजन किसको देती है, कि मेरे हस्बैंड हीरा ठाकुर की वजह से मैं आईएएस ऑफिसर बनी।
तो वहां पे भी क्या हो रहा है, एक पार्टनर का बेनिफिट कहीं ना कहीं शेयर हो रहा है दूसरे पार्टनर को। इन द सेम वे पार्टनरशिप के अंदर भी एक पार्टनर का जो बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो दूसरे को ऑटोमेटिकली मिलेगा, और दूसरे का जो प्रॉफिट होगा ऑटोमेटिकली पहले को मिलेगा। तो पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी। आई होप पॉइंट समझ आया होगा। तो अगर मान लो दो पार्टनर है ए और बी, तो ए एजेंट भी है प्रिंसिपल भी है, बी जो है वो भी एजेंट है और वो भी प्रिंसिपल है एट द सेम टाइम। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। डाउट जी यहां तक है तो पूछो, फिर चलते हैं आगे। डाउट डाउट मानवी, मोनिका, थोड़ा जल्दी टाइप किया करो। नो सर, नो सर, वेरी गुड। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, मेरिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। कि भैया पार्टनरशिप हमने देख लिया कि इसके फीचर्स क्या क्या है, हमने ये भी देख लिया कि पार्टनरशिप होता क्या है। अब इसके मेरिट्स क्या है। अगर मैं एक पार्टनरशिप बना रहा हूँ एज अ बिजनेसमैन, मैं एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाना चाहता हूँ जहां पे मैं अकेला नहीं रहूं, साथ में मैं किसी दूसरे इंसान को भी एडअप कर लूं। तो ऐसे करने पे मेरे बिजनेस में क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या मेरिट हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सबसे पहली और फॉरमोस्ट चीज क्या है, इसको बनाना आसान है ना। अपनी मर्जी से जब चाहे इसको बना सकते हो, जब चाहे इसको क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। अगर मुझे आज के टाइम पे एक कंपनी बनानी हो तो कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है। विदाउट रजिस्टरिंग आप एक कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते हो। कंपनी अगर मैंने बना ली तो उसको बंद करने में भी ना बहुत सारा प्रोसेस होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मान लो रिलायंस की कंपनी है। किसकी है रिलायंस की कंपनी, हु इज द सब्सटेंशियल शेयर होल्डर ऑफ द रिलायंस। कौन है जी रिलायंस का मालिक, बता दो एक बार। मोनिका एंड मानवी, रिलायंस का मालिक कौन है। सर मुकेश अंबानी है ना, अंबानी फैमिली ओन करती है रिलायंस के मैक्सिमम से। ठीक है जी। अब रिलायंस ऐसा सोचे, हम मुकेश अंबानी ऐसा सोचे कि यार मन नहीं लग रहा, बहुत पैसा कमा लिया, भगवान का दिया वो सब कुछ है, आज हम अपने कंपनी को बंद करते हैं। और वो मार्केट से एक ताला लेकर के आया और उसने लॉक लगा दिया। तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा, क्या कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं। उसको ये काम करने के लिए इतनी सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी ना कि हो सकता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग जाए उसको अपनी कंपनी को बंद करने में। स्टार्ट करने की बात नहीं हो रही है, बंद करने में इतना टाइम लगेगा। तो कंपनी को ओपन करना और क्लोज करना एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लेकिन पार्टनरशिप में ये चीज आपको नहीं करनी पड़ती है। आप आसानी से उसको बना सकते हो, आसानी से उसको बंद कर सकते हो विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था ही नहीं। तो मैंने रजिस्ट्रेशन जब किया नहीं तो उसको खत्म करने के लिए मुझे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ी। ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखना, पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होती है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो उसको रजिस्टर करवा सकते हो। ध्यान रहेगा, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि कराना जरूरी नहीं है, बट चाहो तो आप करा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। अब आप लोगों ने फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल ट्रेडर। ठीक है। तो वहां पे क्या होता था, एक ही इंसान था और सारे डिसीजन वही लेता था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन के अंदर डिसीजन मेकिंग पैनिक में हो जाए। हो सकता है हम कोई गलत डिसीजन ले ले। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। जैसे मैं जब क्लास 12th में था, ठीक है, तो क्लास 12th के अंदर अ, एक जो लड़की थी मुझे देख करके ना आंख मारा करती थी, है ना। भाई मैं खुश, क्यों भाई क्या बात है, आंख मारी जा रही है, मामला सेट है। ठीक है। और मैंने डिसीजन ले लिया कि भैया मामला सेट है, सब कुछ सही है। लेकिन मेरे दोस्त ने, मेरे पार्टनर ने बोला कि भाई वो तेरे को देख के आंख नहीं मार रही, वो सबको देख करके आंख मारती है। तो क्या हुआ, जैसे ही उसने मुझे बताया मैंने क्या लिया, एक बैलेंस्ड डिसीजन। मैं भावनाओं में नहीं बहा, मैंने गलत डिसीजन नहीं लिया। लेकिन अगर मैं अकेला होता, मेरा कोई दोस्त नहीं होता, मेरा कोई पार्टनर नहीं होता, तो मैं शायद भावनाओं में बह जाता और मेरी अच्छी वाली बेइज्जती जरूर हो जाती। तो इन द सेम वे बिजनेस के अंदर अगर मैं अकेला काम कर रहा हूं तो हो सकता है बहुत सारे डिसीजन में गलत ले लूं, लेकिन
जब एक से ज्यादा लोग आपस में मिलके काम कर रहे हैं तो जो डिसीजन आएगा ना, सबसे बातचीत करने के बाद आएगा एक बैलेंस्ड डिसीजन आएगा, जो कि हमारे लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है, मेरिट है किसका, पार्टनरशिप का। आया जी समझ, ये वाला पॉइंट बैलेंस्ड डिसीजन वाला, आया जी समझ। आंख मारने वाली बात भूल जाना, वो काल्पनिक बातें थी जो पॉइंट को सुनाने के लिए बताई गई थी आपको। यस सर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस किया था, शेयरिंग ऑफ रिस्क, कि भैया रिस्क को वो लोग शेयर करते हैं, सारे पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस को मिल बांट के एंजॉय करते हैं। नाउ ये पॉइंट अच्छा है, सीक्रेसी। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हमने पढ़ा था कि जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं और आप एक सोल ट्रेडर हो, मैं अकेला हूँ ट्रेडर, मैं अकेला ही ऑनर हूँ, मैं अकेला ही मैनेजर हूँ, मैं सब कुछ अकेले ही मैनेज कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे तक ही है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं और इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं, तो सीक्रेट मेंटेन रहेगा मेरे बिजनेस के बारे में। ठीक है। इन द सेम वे पार्टनरशिप के अंदर भी नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या है, लिमिटेड है, ज्यादा लोग नहीं है, तो सीक्रेसी मेंटेन रहता है अप टू अ लेवल। तो सीक्रेसी हम क्या बोलेंगे, मेंटेन्ड है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स ज्यादा नहीं होते। तो अगर सपोज हम दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो दो लोगों के बीच में चीजें शेयर होंगी, हमारी बाकी डिटेल्स बाकी दुनिया के पास नहीं जाएगी। तो सीक्रेसी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आप मेंटेन करके चलते, ध्यान रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या है अपने पास इसका, मोर फंड्स, या फिर कह सकते हो मोर रिसोर्सेज। मोर रिसोर्सेज का मतलब क्या है, भाई साहब मान लो मैंने पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने किया था 1 लाख रुपए से अपने बिजनेस को स्टार्ट। ठीक है। मैंने एक पार्टनर बुलाया कि तू भी आ, मेरे दोस्त ने बोला भाई मेरे को तो भूल गया, हमने तो बचपन में डिसाइड किया था कि कोई भी काम करेंगे साथ में करेंगे, मैंने कहा ठीक है आ जा, तू भी आ जा। और वो भी 1 लाख रुपए लेकर के आएगा, तो हमारे पास कितने रुपए हैं, 2 लाख रुपए। पहले सोचने वाला दिमाग कितना था, एक, अब दोस्त आ गया तो कितने हो गए, अभी भी एक ही है, इतना अच्छा दोस्त है वो मेरा। तो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टनर्स जब आपके बिजनेस के अंदर आते हैं तो आपके रिसोर्सेज भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। तो ये सारे हमारे लिए क्या है, बेनिफिट्स है। वापस एक बार रिपीट करोगे, पहला, बनाना आसान है, बंद करना आसान है। दूसरा, अपने पास जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बैलेंस्ड होती है, आप बायस डिसीजन नहीं लेते हो। शेयरिंग ऑफ रिस्क होता है, कोई भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपस में बट जाता है पार्टनर्स के बीच में। सीक्रेसी सर्टेन लेवल तक मेंटेन रहती है, हमारा डेटा लीक नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल आपका पार्टनर आपको धोखा ना दे। ठीक है। जैसे आजकल बहुत सारे इंसिडेंट आ रहे हैं जहां पे लोग ड्रम के अंदर लेके जा रहे हैं, है ना, ट्रिप पे लेके जाते हैं हनीमून पे और धक्का दे देते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, सीक्रेसी लीक हो चुकी है, वहां पे डेटा लीक हो चुका है। लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि जो पार्टनर हमारे पास आए हैं वो हमारे डेटा को लीक नहीं करने वाला है, तो सीक्रेसी हम मेंटेन रखते हैं सर्टेन लेवल। एंड लास्ट अपने पास मोर फंड्स या फिर मोर रिसोर्सेज, कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो है हमारे पास, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर कैपिटल रिसोर्स हो, वो सारा ही हमारा इंक्रीज हो जाए। ऑल गुड जी, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। अभी तक हमने पार्टनरशिप की मीनिंग करी है, उसके फीचर्स करे हैं एंड उसके मेरिट्स करे हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, पार्टनरशिप में घुमा फिरा के नहीं पूछा है कि पूछेगा व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप, एक्सप्लेन देयर फीचर्स फॉर 5 मार्क, या फिर व्हाट इज पार्टनरशिप, एक्सप्लेन देयर मेरिट्स। नो सर। चलो जी, आओ आगे। डीमेरिट्स, अब जिस चीज के मेरिट होते हैं उस चीज के डीमेरिट भी होते हैं। अगर किसी चीज का फायदा है तो उसका नुकसान भी। अगर फायदा होता तो मुकेश अंबानी कंपनी नहीं बनाता, क्या बनाता है, एक पार्टनरशिप बना के ही जिंदगी गुजारता, लेकिन उसने पार्टनरशिप नहीं बनाई और वो इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। दैट मीन्स पार्टनरशिप के भी कुछ अपने डीमेरिट्स है, नुकसान है। सबसे पहला नुकसान क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो हमने इसके फीचर्स में भी देखा था कि अगर आपको कल को कोई लॉस होता है तो आपके घर के अपने पर्सनल एसेट्स भी बेच दिए जाएंगे, आप बेघर हो सकते हो, आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है, कोर्ट आपके सारे प्रॉपर्टीज की नीलामी करवा सकता है अगर आप पार्टनरशिप के अंदर फेल हो गए तो, अगर बड़ा लॉस हो गया तो। ठीक है। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर आप लोगों को पता हो, कौन कौन हमारे साथ, युवराज है, मानवी है, क्या मुकेश अंबानी के भाई का नाम पता है आपको,
मुकेश अंबानी इज द ओनर ऑफ द रिलायंस। ओनर से बोलते नहीं है, बट मान के चलो ये ओनर है, ठीक है। इसका भाई का नाम क्या था, बड़े भैया का नाम, बड़ा भाई। इनके फादर का नाम था धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने रिलायंस को बनाया था। फिर इनके दो बेटे थे, एक था मुकेश अंबानी है मतलब, दूसरा कौन है पता है आप लोगों को? पता होना चाहिए वैसे तो। बताओ जी। युवराज मानवी। मुकेश मुकेश अंबानी के बड़े भैया का नाम क्या है? बहुत फेमस हुए थे वो बीच में। सर अनिल अंबानी, वेरी गुड। मुकेश अंबानी के बड़े भाई का नाम है अनिल अंबानी। तो जब धीरू भाई अंबानी की एज हुई ना, तो जैसे हमारे नॉर्मल फैमिलीज में होता है ना कि जब दो भाई बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है मस्त, है ना, या पापा की एज ज्यादा हो जाती है, तो क्या करते हैं, बंटवारा कर देते हैं कि भैया ऊपर वाला फ्लोर तेरा, नीचे वाला फ्लोर तेरा, लेफ्ट वाला रूम तेरा, राइट वाला रूम इसका, है ना। तो ये है गरीबों के बीच में बंटवारा, है ना। बड़े लोगों के बीच में बंटवारा कैसा होता है कि जहाँ पेट्रोल का बिजनेस तेरा, है ना, केमिकल का बिजनेस तेरा, है ना, जहाँ रिलायंस स्मार्ट का बिजनेस तेरा हो गया, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तू बेच, जियो तेरा हो गया। तो बड़े लोग इस तरीके से बिजनेस करते हैं, इस तरीके से बंटवारा करते हैं। तो धीरू भाई अंबानी ने कुछ बिजनेस किसको दिया, मुकेश अंबानी को, एंड कुछ बिजनेसेस किसको दिए गए, अनिल अंबानी को। अब अनिल अंबानी के बिजनेसेस का ना दिवालिया निकल गया, दिवालिया मतलब बैंकरप्ट हो गया अनिल अंबानी। उसकी काफी सारे बिजनेसेस, काफी सारी कंपनीज क्या हो गई, बंद हो गई। उसके ऊपर, उनके कंपनीज के ऊपर कई लाख करोड़ का क्या हुआ, बैंक करप्सी का चार्ज लगा। लेकिन वो कंपनी बंद हुई, उस कंपनी के ऊपर लाखों का चार्ज लगा, बैंकरप्ट हो गई कंपनी। लेकिन अनिल अंबानी आज की डेट में अभी भी 5,000 करोड़ से ऊपर का मालिक है। समझ आया पॉइंट? मैं, मान लो मैं कौन हूं, मैं हूं अनिल अंबानी, ये है मेरी कंपनी। इस कंपनी पे 10,000 करोड़ रुपए का डेट है, ये बैंक हो गई, इसके सारे एसेट मैंने बेच दिए, फिर भी इसके ऊपर 10,000 करोड़ का लोन रह गया, ठीक है जी। लेकिन मेरे पास अपनी खुद की प्रॉपर्टीज है, मान लो 4,000 करोड़ की। तो क्या कर सकती है जो कोर्ट है, वो मैक्सिमम क्या करेगी, अगर मैंने कंपनी बनाया है तो इस कंपनी के एसेट्स बेच करके लोन के पैसे चुका सकती है। कोर्ट मुझे पर्सनली टच नहीं कर सकती। मेरी जो 4,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना, उस पे एक कुछ भी, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, उसको नहीं बचा जाएगा, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। तो भले ही पूरी कंपनी उसकी बैंकरप्ट हो गई, बट अनिल अंबानी की आज भी अगर आप नेटवर्क चेक करोगे आई गेस गूगल पे, तो ऑन एन एवरेज 4,000 करोड़ के आसपास निकल के आती है। तो उसको ये बेनिफिट क्यों मिला, क्योंकि उसने क्या बनाया था, एक कंपनी बनाई थी। अगर उस बेचारे ने भी क्या बनाया होता है, एक पार्टनरशिप बनाया होता, तो उसकी 4,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज थी वो भी चली जाती साथ में, बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लाइफ। तो जब आपका बिजनेस स्टार्टिंग लेवल पे है ना, जब आप शुरुआत कर रहे हो, तब आप क्या बना सकते हो, पार्टनरशिप। लेकिन जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो होता है ना, हम क्या बना लेते हैं, कंपनी बना लेते हैं। क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही रिस्क भी हमारा ज्यादा हो जाता है। आया जी पॉइंट समझ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का? आया तो एक बार वाई वाई लिख दो फटाफट। यस सर, यस सर, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसलिए क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक डीमेरिट है हमारे बिजनेस के लिए। देन वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। सर अभी तो हमने देखा था कि अनलिमिटेड बात हो रही, अनलिमिटेड मतलब मोर रिसोर्सेज की बात हो रही थी। यहाँ पे क्या लिखा था हमने, मोर फंड्स, मोर रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो रिसोर्स का ज्यादा होना और रिसोर्स का लिमिटेड होना, दोनों में फर्क है। पहले मैं अकेले बिजनेस कर रहा था, मैंने 1 लाख रुपए लगाया था, मैंने एक पार्टनर रखा, पार्टनरशिप बनाई, उसने भी 1 लाख लगाया, और कितना हो गया फंड, 2 लाख। लेकिन क्या 2 लाख बहुत बड़ी रकम है किसी बिजनेस को करने के लिए? नहीं। तो पार्टनरशिप के अंदर क्या है, लिमिटेड मेंबर्स ही होते हैं। तो हमने देखा है कि मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो 50 लोग मैक्सिमम एक सर्टेन लिमिट तक ही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी। तो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स आप ऐड करते जाओगे तो आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तो बट एक सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ेंगे, उसके बाद आपका रिसोर्स आप इंक्रीज नहीं कर पाते हो। इसलिए कि हम क्या करते हैं, जब हमारा बिजनेस धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट होता है तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं कंपनी में। ध्यान रहेगा जी। इसलिए ये क्या मान लिया, डीमेरिट है। नेक्स्ट अपने पास
पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में ना झगड़े होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हो सकता है कि मेरा जो व्यू पॉइंट है वो सामने वाले के साथ मैच ना हो। जब हमने पार्टनरशिप बनाई थी उस टाइम पे तो तुझे दिन में तारे दिख रहे हैं, हाँ मेरे को दिख रहे हैं भाई। जब वाली मूवी देखी नहीं आप लोगों ने, वो गांधी जी वाली, मुन्ना भाई एमबीबीएस का जो पार्ट 2 था, वहां पे जो अरशद वारसी है वो क्या बोलता है, भाई ने बोला गांधी दिखते हैं तो दिखते हैं, भाई ने बोला बापू दिख रहा है तो दिख रहा है ना। तो स्टार्टिंग में जब हम बिजनेस बनाते हैं तो दूसरे की सारी बातें सही लगती है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होगा देयर आर चांसेस, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जहां पे हमारे ओपिनियंस मैच नहीं होंगे। जैसे कि जब आप किसी रिलेशन में जाते हो तो शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है, गुड मॉर्निंग भी अच्छा लगता है, गुड नाइट भी अच्छा लगता है, स्वीट ड्रीम्स भी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद बहुत सारी चीजें पलट जाती हैं। गुड मॉर्निंग का मैसेज गुड नाइट में आता है, गुड नाइट का मैसेज गुड मॉर्निंग में आता है, झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। तो देर आर चांसेस पार्टनरशिप आपकी डिसकंटिन्यू हो जाए बिकॉज ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट। झगड़े होंगे, हमारे पॉइंट्स मैच नहीं करेंगे और हम बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो इसकी कॉन्टिन्यूटी पे भी क्या हो जाएगा, असर पड़ेगा। प्लस वो तीन बातें, ल्यूनेसी हो गई, डेथ हो गया, रिटायरमेंट हो गया, बैंक हो गया किसी पार्टनर का, तो उन केसेस में भी हमारा पार्टनरशिप क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, डिसकंटिन्यू हो सकता है। तो वन ऑफ द रीजन कि पार्टनरशिप को आप बड़े लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया रिलायंस कंपनी का, रिलायंस कंपनी अभी कौन चला रहा है, मुकेश अंबानी एंड देयर फैमिली, लेकिन रिलायंस को बनाने वाला कौन था, अभी मैंने नाम बताया भी था, रिलायंस को बनाने वाला कौन था, युवराज मानवी। हु गेव बर्थ टू रिलायंस, रिलायंस को जन्म किसने दिया, कौन था वो इंसान जिसने इसको इनकॉर्पोरेट किया था पहली बार। धीरू भाई अंबानी, धीरू अंबानी ने किया था। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, धीरू भाई अंबानी तो चले गए, उनका तो हो गया काम, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो गई, फिर भी उनका बिजनेस क्या है, कंटिन्यू है। क्यों, क्योंकि उस इंसान ने क्या बनाया था, एक कंपनी बनाई थी। अगर वो पार्टनरशिप बना के गया होता ना तो जिस दिन वो खत्म होते उनकी पार्टनरशिप क्या हो जाती, डिसॉल्व हो जाती। तो ये भी एक रीजन है कि पार्टनरशिप आप लंबे टाइम तक नहीं कर पाते हो, वन ऑफ द डिमेरिट। एंड लास्ट डिमेरिट अपने पास क्या है, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब पब्लिक कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर कुछ लोग ही डिसीजन ले रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं लोगों के पास है। तो जो कोई आउटसाइडर है ना वो आपके बिजनेस के ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं करता है। अगर आप बैंक के अंदर लोन लेने जा रहे हो तो बैंक आपको एक सर्टेन लिमिट तक ही लोन्स देती है, उसके ऊपर उसको डाउट होता है कि कल को उनका बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा, दैट इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी का सवाल आ जाता है। प्लस जो इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं वो सही है भी या नहीं है, प्लस लीगल स्टेटस आपके पास नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन शायद ना करवाया हो पार्टनरशिप का। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं आता है आपके बिजनेस के ऊपर। जो आउटसाइडर्स हैं वो 100% बिलीव नहीं करते हैं आपके बिजनेस के ऊपर। मानवीय का कहना है सर जैसे हमारा पार्टनरशिप 20 लोगों का है और मान लीजिए उनमें से एक लोग इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या हमारी पार्टनरशिप कैसे खत्म हो सकती है। नहीं नहीं, अगर मान लो दो से ज्यादा लोग हैं, सपोज 3 लोग ही हैं और एक की डेथ हो गई, ठीक है, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ऐसे समझना। एक है पार्टनरशिप, ध्यान से समझना, और एक है पार्टनरशिप फॉर्म, थोड़ा फोकस करना समझ जाओगे। एक है पार्टनरशिप, एक है पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। अब पार्टनरशिप मान लो 3 लोगों के बीच में थी, एक था ए, एक था बी और एक था सी, ठीक है जी। और ये इक्वली इक्वली शेयर करते थे, 1:1:1। मतलब अगर भैया 90 रुपए कमाएंगे तो 30 रुपए ए को मिलेगा, 30 रुपए बी को मिलेगा, 30 रुपए सी को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ही अज्यूम करते हैं कि सी की डेथ हो गई, सी चल बसा, लिवनेसी हो गई या फिर इसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब जैसे ही इसकी डेथ होगी ना तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व का मतलब क्या है, अब इस पार्टनरशिप में इस बिजनेस के अंदर कौन बचा है, सिर्फ ए एंड बी बचा है।
तो ए और बी क्या करेंगे, अब एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे, उस एग्रीमेंट में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1:1। एक नई पार्टनरशिप तैयार हो गई, फर्म अभी भी चल रही है ऐसे समझ, लेकिन जो पार्टनरशिप है ना वो डिसॉल्व। हम ये नहीं कह रहे कि बिजनेस ही बंद हो गया, बिजनेस ही क्लोज हो गया, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट था ना वो खत्म हो गया, क्योंकि पहले वो एग्रीमेंट 3 लोगों के बीच में था, एक चला गया, सी मान लो चला गया, तो नया एग्रीमेंट सिर्फ किसके बीच में बनेगा, ए और बी के बीच में बनेगा, और नया एग्रीमेंट बनते ही नया पार्टनरशिप क्रिएट होगा। आया समझ। तो अगर 20 में से एक इंसान इंसॉल्वेंट हो गया तो 19 लोग मिलकर अब एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे, नया पीएसआर उनके बीच में बनेगा। आया जी समझ। तो कोई एक पार्टनर भी अगर ऊपर नीचे हुआ ना, तो उसी टाइम पे क्या होता है, एक नई पार्टनरशिप आपको फॉर्म करनी पड़ती। पुराने एग्रीमेंट खत्म हो गया और जो बचा है, हाँ, जो बचे हुए हैं उनमें एक नया एग्रीमेंट बनेगा। अब उसमें भी मान लो ऐसे समझो, मान लो ए बी सी है, ठीक है, ए बी का दोस्त था, ए जो है बी का फ्रेंड था, बी जो है सी का फ्रेंड था, ठीक है। सी की डेथ हो गई, अब सी ने बोला कि भैया सी के बिना मुझे मजा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं बिजनेस को ही बंद कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा, पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर ये दोनों कंटिन्यू करने के लिए एग्री करते हैं तो एक नया पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग चीजें। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रहे हैं। आई समझ। तो अगर 20 में से कोई एक चला गया तो 19 मिलकर अब नया एग्रीमेंट बनाएंगे, नया पार्टनरशिप बनाएंगे। यस सर, थैंक यू, वेरी गुड, क्लियर हुआ ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये, तो थोड़ा फोकस करेंगे, पढ़ने में मजा भी आएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप लोगों की क्लास में क्या ऐसा होता है ना, आप लोगों के ऑलमोस्ट हर क्लास में एक ऐसा निकम्मा होता है, जैसे मैं अपनी क्लास 12th में था, क्लास 11th में था, क्लास 10th में था, तो हमारी क्लास में एक ऐसा निकम्मा दोस्त होता था हमारा, या फिर एक ऐसा निकम्मा क्लास का साथी होता था, जो टीचर को सारी इंफॉर्मेशन पास करता था कि देखो सर पता है, मैम पता है, इसने ना उसको कल मारा था, आपको पता है वो ना उससे बातें कर रहा है, आपको पता है वो ना आज आपके सब्जेक्ट की बुक लेकर के नहीं आया है, और फिर वो टीचर आकर के हमें तोड़ता था ढंग से। क्या ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है कि तुम्हारी क्लास में भी एक ऐसा बच्चा होगा जो सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है किसी को, यस और नो, और इसके बदले टीचर खुश हो जाती है उससे, उसको अच्छे मार्क्स देती है कि सही है बेटा तू ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे तक लेकर के आ। क्या ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, ये सर बिल्कुल ठीक बात कहें, है ना। तो एक ये इंसान होता है, एक होता है क्लास का मॉनिटर, है ना। जैसे हमारी क्लास में जो मॉनिटर था, वो भैया बता के जाता था कि जा रहा हूँ तेरा नाम मैं टीचर को बताऊंगा कि तू बातें कर रहा था, तेरा नाम मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो दो टाइप के लोग हुए, एक जो अगेन टीचर का फेवरेट है, जो दूसरा मॉनिटर है वो भी क्या है, टीचर का फेवरेट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक मुंह पे बोल के जा रहा हूँ कि जा रहा हूँ मैं तेरा नाम टीचर को बता के आने, और एक क्या है, बिना बताए, हमें पता नहीं है कि वही उसने इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुंच गई, टीचर तक पहुंच गई। तो जिस तरीके से हमारी क्लास के अंदर ये चीजें डिवाइड होती है ना, ऐसे ही पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनके अंदर भी ये चीजें चलती है, ठीक है। तो जो पहला हमारा टाइप ऑफ पार्टनर है वो कौन सा है, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर बेसिकली कौन है, हमारा क्लास का मॉनिटर, जो दिखाता भी है, जो सारे काम भी करता है और मुंह पे बोल के जाता है। तो एक्टिव पार्टनर बेसिकली वो पार्टनर होता है जिसने हमारे बिजनेस के अंदर पैसे भी लगाए हैं, वो सारे काम को मैनेज भी कर रहा है, और सारी दुनिया को पता भी है कि वो हमारा पार्टनर, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। ध्यान रहेगा, सबसे इजी है, एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसने पैसे लगाए हैं, जो सारे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, सारे काम में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, और सारी दुनिया को पता भी है कि हमारा पार्टनर। सेकंड देखो, स्लीपिंग पार्टनर या फिर डोरमेंट बोलते हैं। अब ये एक ऐसा पार्टनर होता है जिसने पैसे तो लगा दिए लेकिन काम धंधा नहीं करता, ये कहता है यार तुम लोग देख लो,
जैसे हम कई बार खाने जाते हैं, जैसे मैं अपने ग्रुप के साथ खाने जाता हूँ कई बार, तो कुछ निकम्मे दोस्त है, भाई क्या खाओगे, देख ले यार तू जो मंगाएगा दो मंगा लियो। मैं कहता हूँ बता दो, नहीं यार जो तू मंगाएगा ना, जो भी मंगाएगा दो मंगा लियो। तो वो क्या है, और ऐसा भी नहीं कि पैसे भी देगा, वो पैसे भी देगा, कह रहा है कि पैसे दे दूंगा, जो भी बिल बनेगा मैं दे दूंगा, लेकिन तुझे जो मंगाना है ना मंगा ले, मैं खा लूंगा। तो सेम ये स्लीपिंग पार्टनर होता है, ये क्या बोलता है, भैया पैसे ले जाओ, कोई भी दिक्कत आ रही है पैसे ले जाओ, कैपिटल लगवा लो, लेकिन काम धंधा नहीं होगा, ये मेरे बस का नहीं है, मैनेजमेंट में आना जाना, मीटिंग अटेंड करना, ये सब मेरे से नहीं होगा, ये तुम देख लो। तो वो कौन सा पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर, जिसका काम सिर्फ क्या है, पैसे लगाना और मैनेजमेंट से बाहर रहना, वो काम में इंटरप्ट नहीं करे। तो सर क्या प्रॉफिट लॉस में भी ऐसा कुछ होगा, हाँ प्रॉफिट लॉस वो बराबर शेयर करेगा, प्रॉफिट लॉस जैसे बाकी पार्टनर शेयर कर रहे हैं वैसे ही वो भी शेयर करेगा, ध्यान रहेगा जी। तो कितने पार्टनर्स हो गए, दो पार्टनर। पहला क्या हो गया हमारे पास, एक्टिव पार्टनर, जिसने पैसा भी लगाया, जिसने मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी किया। दूसरा हो गया अपना स्लीपिंग पार्टनर, जिसने पैसा तो लगाया लेकिन काम पे नहीं आ रहा, वो कह रहा है काम करना हमारे बस की नहीं है। थर्ड क्या अपने पास, सीक्रेट पार्टनर, जो अभी सीक्रेट क्लास के बच्चे का मैं बता रहा था, कि ये क्या करता है, सारी बात जाकर के टीचर तक पहुंचाता है, ठीक है, टीचर तक सारी इन्फॉर्मेशन भी पहुंच गई, टीचर इसको रिवॉर्ड भी कर रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि इन्फॉर्मेशन पहुंचा कौन रहा है। तो वो जो इंसान है वो कौन है, हमारा सीक्रेट पार्टनर है। सेम इन द बिजनेस, ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर एक ऐसा पार्टनर जिसने क्या किया है, कैपिटल लगाया है, जिसने क्या किया है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी किया है, सारी डिसीजन मेकिंग भी कर रहा है, लेकिन दुनिया को नहीं पता कि वो हमारा पार्टनर, लेकिन दुनिया को नहीं पता कि वो हमारा पार्टनर है। जैसे कि एक और एग्जांपल, इससे आप लोग रिलेट कर पाओगे, है ना, क्लास में बहुत सारे ऐसे कपल घूम रहे होते हैं, जो कपल तो होते हैं लेकिन पता किसी को नहीं होता है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है ना, तो वो क्या है, सीक्रेट पार्टनर, जिन्होंने वो सारे काम किए जो एक कपल करता है, लेकिन पता किसी को नहीं है कि वो पार्टनर, ध्यान रहेगा जी। अब ऐसा क्यों किया जाता है, अब हम अपने बिजनेस के अंदर सीक्रेट पार्टनर क्यों रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर दुनिया को पता चले कि ये हमारा पार्टनर है तो उससे हमारी गुडविल पे इफेक्ट आ सकता है। जैसे मान लो विजय माल्या एक खराब नाम है ना, अब क्या करे मुकेश अंबानी उसको अपना पार्टनर बना ले और दुनिया को बता दे कि ये हमारा पार्टनर है, तो उससे क्या होगा, मुकेश अंबानी के ऊपर भी शक जाएगा कि तूने भी चोरी करी है, तू भी भागेगा, ऐसा हो सकता है ना। तो अगर वो उसका पार्टनर होगा भी ना तो दुनिया को नहीं बताएगा कि मुकेश अंबानी, ये नहीं बताएगा कि विजय माल्या मेरा पार्टनर है, आया जी समझ। तो इन द सेम वे जो हमारा सीक्रेट पार्टनर होता है वो पैसे तो लगाएगा, सारे काम भी देखेगा, लेकिन उसकी आइडेंटिटी हिडन होती है, दुनिया को नहीं पता है कि वो उसका पार्टनर है, वो हमारे बिजनेस का पार्टनर। आया जी समझ। फिर क्या है अपने पास, नॉमिनल पार्टनर, ओनली लेंड्स नेम, ये सबसे अच्छा पार्टनर होता है, ये ना तो पैसे लगाता, ये ना तो किसी काम में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, और ये ना ही कोई प्रॉफिट लॉस शेयर करता है, लेकिन ये क्या बोलता है कि जाओ, मेरा दिल ना बहुत बड़ा है, मेरा नाम यूज कर लो, दुनिया को बता दो कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूं, जाओ। आए समझ। वापस से ऐसा पार्टनर जिसने ना तो कोई पैसा लगाया, ना ही उसने कोई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट किया, मतलब ना कोई काम किया, ना ही उसने कोई प्रॉफिट लॉस शेयर करना है, लेकिन वो क्या बोलता है कि जा बेटा मेरा दिल ना बहुत बड़ा है, एक काम कर दुनिया को बता दे कि मैं तेरा पार्टनर। अब ऐसा क्यों करेगा कोई इंसान, या फिर कोई पार्टनरशिप में ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर होगी, एनी रीजन ऐसा क्यों होगा। मानवीय युवराज, हमें नॉमिनल पार्टनर की जरूरत क्यों पड़ेगी, हम किसी ऐसे इंसान को क्यों लेकर के आएंगे जो ना तो पैसे दे रहा है, ना ही वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना ही वो मैनेजमेंट में आ रहा है, ना ही वो प्रॉफिट लॉस लेगा, फिर भी वो इंसान अपना नाम दे रहा है और हम उसका नाम यूज भी कर रहे हैं। बताओ जी। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, क्योंकि उससे हमारे बिजनेस की इमेज बढ़े में, यस बिल्कुल। जैसे कि ऐसे समझना, गांव में जब हम कोई दुकान खोलते हैं, गांव में छोड़ो, ऐसे नॉर्मली भी अगर हम कोई बिजनेस खोलते हैं जहाँ पे हमारे फादर ना, हमारे पिताजी काफी टाइम से रह रहे हैं, है ना, तो वो क्या बोलते हैं, जा वहां जाकर मेरा नाम ले, तेरा काम हो जाएगा, है ना, तो बिजनेस खोल रहा है ना, एक काम कर मेरे नाम से खोल दे, हम अपने पिताजी के नाम से खोल देते हैं, और उनके नाम को पढ़ करके बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं। तो पापा ने ना तो पैसे लगाए, पापा ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
पापा ना प्रॉफिट लॉस से उनको कोई मतलब होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना नाम यूज करने दिया और मैंने यूज किया, क्योंकि उनके नाम से मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये कौन सा पार्टनर होता है? नॉमिनल पार्टनर होता है। याद रखना है एमसीक्यू में नॉमिनल और एक आगे हम पढ़ने वाले हैं पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट, इन तीनों में से एक पूछता है और कंफ्यूज करता है। तो नॉमिनल में ध्यान रखना है कि ना पैसा लगाएगा ना मैनेजमेंट में आएगा, लेकिन नाम वो यूज करने देता है। पार्टनर बाय स्टॉपल, अब देखो ये क्या बोलता है, क्रिएट्स इंप्रेशन ऑफ बीइंग अ पार्टनर। ये हम लोग को जैसे क्लास की जो ग्रुप होती है ना, उसमें का सबसे टुच्चा इंसान होता है। ये इसको पता कुछ नहीं है, इसको आता कुछ नहीं है, लेकिन ये सारी दुनिया को बोलेगा कि सारे काम तो मैंने किए हैं, है ना। इन सब के बस की कुछ नहीं है। इनके ग्रुप के जो मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में मैंने करवाए थे, मैंने नहीं करवाया था, इनके मार्क्स नहीं आए। तो सेम पार्टनरशिप के अंदर है, ये ऐसा इंसान होता है जो हमारा पार्टनर नहीं है, लेकिन सारी दुनिया को वो इस तरीके से बातें बताता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है अपने आप को कि मैंने पैसा भी लगाया है, मैंने मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग भी करी है, मैं प्रॉफिट लॉस भी शेयर करूंगा, लेकिन ये तीनों में से करता कुछ भी नहीं। ये बस दुनिया को दिखाता है कि मैं इसका पार्टनर हूँ, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ध्यान रहेगा। तो ना तो ये पैसे लगाता, ना तो ये मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करता है, और ना ही ये प्रॉफिट लॉस शेयर करता है। तो ये कौन सा पार्टनर है हमारा? पार्टनर बाय स्टॉपल, जो सिर्फ इंप्रेशन क्रिएट करता है कि हम पार्टनर। फिर है लास्ट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये क्या कर रहा है? अलाउज अदर्स टू रिप्रेजेंट हिम एज पार्टनर। ये दूसरों को अलाउ करता है कि भाई तुम मुझे रिप्रेजेंट कर दो एज अ पार्टनर, लेकिन इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये ना तो पैसे लगा रहा है, ना ही ये कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ना ही ये कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। तो होल्डिंग आउट और जो नॉमिनल है वन एंड सेम थिंग हो जाता है हमारा। ध्यान रहेगा। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो हमने पार्टनरशिप की मीनिंग देखी, पार्टनरशिप के फीचर्स देखे, उसके मेरिट्स देखे, उसके डिमेरिट्स देखे, एंड उसके टाइप्स देखे अलग अलग। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा जो भी बातें हमने डिस्कस करी। अब इनके जो प्रॉपर नोट्स हैं, आपको लिखना कैसे है एग्जाम के अंदर, ठीक है, वो नोट्स आपको शेयर कर देंगे विनीता मैम, वहां से आपको एक बार जरूर रीडिंग करनी है। एक बार मैं दिखा देता हूँ नोट्स। ये नोट्स आपको शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर, विनीता मैम शेयर कर देंगी। जो भी हमने पढ़ा है उसके प्रॉपर डेफिनेशन आपको यहाँ से पढ़ने हैं। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया है वही है यहाँ पे भी, इसमें भी कुछ नया नहीं है। तो ये डेफिनेशन आपको वहां से गो थ्रू करना है, इनके प्रिंट्स ले लेना। जो भी बात हमने करी है, जैसे कि यहाँ देखो, डीमेरिट अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड दे आर लाइबल इंडिविजुअली एज वेल एज जॉइंटली। आया जी समझ? तो ये सारे नोट्स आपको फॉरवर्ड करवा दिए जाएंगे, एंड अगर आप तक नहीं पहुंचते हैं नोट्स तो मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताना, आई विल मेक श्योर कि आपको नोट्स मिल जाए। आया जी समझ? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। कोई डाउट जी? युवराज, मानवी, कोई भी डाउट किसी भी चीज रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, या फिर कोई भी अदर डाउट है तो प्लीज पूछ लो अगले 30 सेकेंड के अंदर, नहीं तो फिर खत्म कर। नो डाउट सर। डन है जी। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, एंड ट्राई क्या करो कि टाइम पे आओ। ठीक है, पढ़ाने का ना एक फ्लो होता है ना। अगर आप सब आओगे ना तो आप देखोगे कि एक अलग ही एनर्जी आपको मेरे अंदर नजर आएगी। पढ़ाने का जो फ्लो होगा ना वो एकदम से ही आपके दिल में उतरेगा जो हम पढ़ेंगे। ऐसी समझ? तो लेट नहीं आना है, 8 बजे का मतलब है 8 बजे का। युवराज भी लेट आया था आज, लेट नहीं आना। टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, नोट्स में कोई प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे बताओ, है ना। मुझे बताओ, विनीता मैम को बताओ, अमित सर को बताओ, या फिर हमारी टीम को बताओ, उसकी टेक केयर हम करेंगे। ऐसी समझ? बट ऐसे लेट मत आओ। सर नेटवर्क प्रॉब्लम था, थोड़ा बारिश का सीजन चल रहा है ना, तो थोड़ी दिक्कत रहती है आज, आजकल हर एरिया में दिक्कत है। तो इसके लिए तो मैं एग्री कर सकता हूँ कि हाँ इस वजह से लेट हो सकती हूँ। डन है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज रिवाइज करके आना सब कुछ। अगले क्लास में हम लोग कोऑपरेटिव के बारे में पढ़ेंगे एंड कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, एंड थोड़ा बहुत पार्टनरशिप में रह गया उसको भी कवर करेंगे। चलो ये, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।